अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मोहिद है, क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो है अनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। हम देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और कैटायंस बनाते हैं। मेटल में 3 किस्म के होते हैं मेटल्स हमारे। हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव। ये हमारा इतना हिस्सा है, हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके जो होता है डी सबशेल तकमील के मरहले में होता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। इनका दूसरा नाम है वो है ट्रांजिशन मेटल्स। जो लफ्ज़ ट्रांजिशन है इसका मतलब है चेंज, यानी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है वो हर वक्त चेंज होती रहती है। जैसे हमारा कॉपर है, उसकी वजह से +2 हो वो क्यूप्रस होता है, जब उसकी वजह से +3 हो वो होता है क्यूप्रिक। ऐसे आयरन Fe+2 फेरस और Fe+3 फेरिक। और हमारे ये ग्रुप नंबर 11 है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। हमारे तीनों इनर्ट मेटल्स हैं, ये बहुत कीमती मेटल्स हैं। हमारे गोल्ड है और सिल्वर, ये सबसे ज़्यादा तीनों में कीमती मेटल्स हैं, इससे जल्दी रिएक्ट नहीं करते। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पहले सिल्वर, हमारा सिल्वर है, ये एक लस्ट्रस मेटल्स है, इसकी सतह वो चमकीली होती है। और ये अच्छा कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। फैक्टर है लाइट का। जब इसकी सतह के ऊपर ऑक्साइड सल्फाइड बन जाती एक तय, तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। हम देखते हैं ऑक्साइड सल्फाइड होता क्या है। ऐसे कंपाउंड में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो या सल्फर, ऐसे मतलब कहते हैं ऑक्साइड सल्फाइड कंपाउंड्स। अगर हम सिल्वर को रखें किसी सल्फाइड कंपाउंड में, जैसे हमारा H2S, अगर मैं रखेंगे तो उसकी जो होती है सतह वो ऊपर दाग धब्बे आ जाएंगे। कहते हैं इसकी यूजेस कहाँ का इस्तेमाल सिल्वर होता है हमारा। सिल्वर बहुत नरम मेटल है, इसी वजह से हम इसकी खाड़ हालत में कर सकते हैं इस्तेमाल, खालस हालत में। इसका जो लोहे है कॉपर के साथ वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में और जेवरात बनाने में। इस सिल्वर में होता है फोटोग्राफी फिल्म में और डेंटल प्रिपरेशन में, या यानी हमारे दांत जो हैं
हमें पत्थर के दांत है, इसके हादसे में टूट जाए या बूढ़े बुढ़ापा आ जाए, उसके दांत नीचे गिर जाए, उससे यह होता है इस्तेमाल सिल्वर कंपाउंड दांत बनाने के लिए। सिल्वर ज़्यादा इस्तेमाल होता है शीशे बनाने में। शीशा होता है पीछे होती है लेयर एक, अगर वो लेयर ना हो तो हम शीशे के आर पार दिखेगा। अगर हम देखना चाहते हैं अपने आप को, हम देख नहीं पाएंगे, हमारा हाथ साफ नजर आएगा, पकड़ा होगा हमें। वो लेयर होती है वो सिल्वर कंपाउंड की होती है। ये हमारा गोल्ड इस्तेमाल होता है सिक्के बनाने में, यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। और ज़ेवरात बनाने में, जिसे हम ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं। फिर हमारा गोल्ड है, ये सबसे मेलेबल मेटल है और डक्टाइल। कितना लेवल है, हम इसके 1 ग्राम हमारा गोल्ड है, उससे हम खींचें, उसकी जो बन जाएगी वो है तार 1.5 किलोमीटर लॉन्ग बन जाएगी। और अगर हम गोल्ड लेके जाएं हवा के अंदर, आम फजा के अंदर, इस पर फर्क ऐसा नहीं होता, ना इस पर दाग धब्बे आते हैं, ना इसका रंग चेंज हो जाता है। गोल्ड को हम डिप करें किसी मिनरल एसिड में या बेस में, तो इस पर से कोई असर नहीं होता, बल्कि ये साफ हो जाता है पहले से। गोल्ड खाने में इस्तेमाल, ये बहुत नरम होता है, ऐसी चीज़ बनाएंगे किसी खालिश हालत में, उसकी शेप बरकरार नहीं रहेगी। हमारा 24 कैरेट गोल्ड है, उसके साथ कितना गोल्ड, हमारा गोल्ड प्योर है। और गोल्ड हमारा कहेंगे 22 कैरेट गोल्ड में 22 हिस्से गोल्ड के होंगे और 2 हिस्से हैं वो किसी लोहे के होंगे, सिल्वर कॉपर के साथ का लोहे बना हो गोल्ड का। 70% होगा हमारे लोहे का, सिल्वर है कॉपर। पहले यूज जैसे गोल्ड को देखते हैं कहाँ का गोल्ड इस्तेमाल होता है हमारा, और हमारा इस्तेमाल होता है ज़ेवरात बनाने में, नवाशी चीज़ें बनाने में, सिक्के बनाने में। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैटिनम, खुशियाँ प्लैटिनम की क्या क्या हैं?
हमारा प्लैटिनम की खुद मुनफरद खसूसियात हैं, ऐसे कि इसकी खूबसूरती, इसकी मजबूती, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसका जो रेजिस्टेंस है टाइम से खराब, मतलब इस पर धब्बे नहीं आते प्लैटिनम के ऊपर। इसी वजह से हमारा प्लैटिनम इस्तेमाल होता है जेवरा बनाने में। और रोडियम, ये हमारे इस्तेमाल होता है कार्स में, यहाँ तुम्हारा होता है इस्तेमाल कार में ऐसा कैटालिटिक कन्वर्टर। यानी हमारे यहाँ निकलती है हार्मफुल गैसेज जलने की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से। हमारे यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे कहते थे चेन नॉन हार्मफुल गैसेज में, जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स में। हमारे प्लैटिनम में इस्तेमाल होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स में, हमारे केबल होती है काम आती है कम्युनिकेशन में, डेटा ट्रांसफर करने में काम आती हैं, उनमें इस्तेमाल होता है। हमारे हार्ड डिस्क है, हमारे होती है इस्तेमाल कंप्यूटर में, उस पर होती है परत एक, इसी की होती है प्लैटिनम कंपाउंड की। होता है फाइबर ग्लास बनाने में और बनाने में LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमारी डिस्प्ले हमारे मोबाइल की डिस्प्ले है, ऐसी डिस्प्ले है, उसमें इस्तेमाल होता है। हमारा जिस मेटल से बना है, इस प्लास्टिक से बना है, उसमें इस्तेमाल होता है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ वासिफ हैदर, आई रीड इन क्लास 9। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हमारे इन्वायरमेंट में क्या किरदार अदा कर रहे हैं और इनकी हमारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स गिनी चुनी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के लिए इसकी कदर ज़्यादा है कि इनके बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम इनकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। नॉन मेटल्स मुख्तलिफ हमारे जो अर्थ क्रस्ट है, इनका स्ट्रक्चर बनाने में एज अ मेजर कंपोनेंट मौजूद है। अगर हम ऑक्सीजन की मिसाल लें तो ये हाईली परसेंटेज में मौजूद है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% मौजूद है, जो कि हाईली परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में। और ओशन में देखें तो ये 86% मौजूद है और ये भी हाईली परसेंटेज है। एटमॉस्फेयर में ये सेकंड नंबर मौजूद है और 21% पाई जाती है। मिसाल लें, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 28 एलिमेंट्स, out of which 4 elements makes 96% body mass of the human body। और ये 4 एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी का 96% मास बना देते हैं। और ये चारों एलिमेंट हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ये कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ये मुख्तलिफ, और ये परसेंटेजेस हमें इस बात की इशारा करते हैं कि ये हमारी लाइफ के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है। हम लाइफ को देखें, लाइफ इस वर्ल्ड में 2 मेजर प्रोसेसेस एग्जिस्ट करती है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ये दोनों प्रोसेस ना हो तो लाइफ इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और इन दोनों प्रोसेस के लिए हमें 2 गैसेस की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है और रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। और ये दोनों गैसेस हमारे पास नॉन मेटल से बनती हैं। और इस बात से हम ये नतीजा कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स के ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसके बाद हम जो खुराक खाते हैं लाइफ एक्टिविटीज़ को सरअंजाम देने के लिए, वो मुख्तलिफ कंपोनेंट से बनती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स।
ये फूड के छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे लाइफ एक्टिविटीज़ में को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये भी हमारे पास नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। वाटर के बगैर भी लाइफ मुमकिन नहीं है और वाटर भी हमारे पास नॉन मेटल एलिमेंट से बनते हैं और वो कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इससे हमने देखा कि लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ की मेंटेनेंस के लिए और लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी हमें नॉन मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हमने देखा कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% मौजूद है जिसमें हम सांस लेते हैं। इस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि नाइट्रोजन 78% मौजूद है। होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सीजन ज़्यादा मौजूद होती ताकि हम ज़्यादा स्टेबल हो पाती ज़िंदगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है कि तमाम बर्निंग प्रोसेसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बर्निंग प्रोसेस हाई रेट पर होगा। ऑक्सीजन जिस भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी उस वहाँ बर्निंग प्रोसेस उतना ही हाई रेट पर होगा। अगर हम ऑक्सीजन को एक इन्वायरमेंट में जैसे जैसे इसकी परसेंटेज बढ़ाते चले जाएंगे, बर्निंग प्रोसेस का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। हम अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो फिर बर्निंग प्रोसेस को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस हमारे पास ये कंट्रोल करती है आग को और कंबशन ऑफ फ्यूज। कंबशन बर्निंग को कहते हैं। ये जलने के अमल को रोकती है, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस को स्टोर करके भी रखते हैं ताकि हम आग पर बवक्त काबू पा सके। इसके बाद आज के मॉडर्न एरा में हमने पेट्रोलियम मसनूआत दरियाफ्त की। हम ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम पेट्रोलियम मसनूआत भी हमारे पास नॉन मेटल से ही बनती हैं। हम घरों में जो नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, मीथेन, वो भी हमारे पास नॉन मेटल से बनती है। कार्बन और हाइड्रोजन हम कोयला हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास नॉन मेटल से बनता है। इसके बाद हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म फाइबर्स से बनते हैं जो कि हमारे पास नॉन मेटल करैक्टर पर मुश्तमिल होते हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें हमारे इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, प्लास्टिक शीट्स, बैग्स, वो भी हमारे पास नॉन मेटल करैक्टर पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो पेस्टिसाइड है, फंजाइसाइड्स हैं, वो भी उसमें भी हम नॉन मेटल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारी दो प्रेजेंटेशंस थी। एक थी हमारी टॉपिक जो है इनर्टनेस ऑफ मेटल्स या इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, और दूसरा था टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल। बहुत अच्छा दोनों ने परफॉर्म किया, अब्दुल मोइद मिर्ज़ा और हमारे वासिफ साहब ने। अच्छा जी, अब बेटे मैं इसका ओवरव्यू, डिटेल्स नहीं, ओवरव्यू जो है वो इसका मैं आपको बयान कर देता हूँ। बेटे इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल से क्या मुराद है? पहली बात ये, इनर्ट होने का मतलब ये है नॉन रिएक्टिव होना, कम रिएक्टिव होना, शरीफ होना, जो दूसरों के साथ छेड़खानी नहीं करता, उनको हम कह देते हैं ये इनर्ट शय है, ये बेज़रर शय है, ये दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा जी, अब मेटल्स की सूरत में अगर हम देखें तो मेटल को हमने 3 कैटेगरीज में बेटे डिवाइड किया था कि मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, मेटल्स जो हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं, और मेटल्स जो हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव या वीक रिएक्टिव। अब एक्चुअली ये जो लीस्ट रिएक्टिव है, यही मेटल जो हैं इनको हम इनर्ट मेटल्स का नाम देते हैं। अब इनर्ट मेटल्स जो हैं ये मौजूद कहाँ पे हैं? पहले 2 ग्रुप जो हैं आपकी लेफ्ट साइड पे मौजूद, वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं।
वो तो फ़ौरन से किसी दूसरी शय के साथ मिलना चाहते हैं। जो आपके प्रोडक्ट टेबल में सेंटर में मौजूद हैं, आपके ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 13 तक आप कह लो, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम क्यों कह देते हैं बेटे? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डी सब शेल। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके इनर ऑर्बिट्स जो हैं दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। अब इस इनकम्प्लीशन की वजह से इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो तब्दील होते रहते हैं। कभी वो 2 हो जाते हैं, कभी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाते हैं। अब जिस वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो तब्दील होती रहती हैं। वो क्या होती रहती हैं? तब्दील होती रहती हैं। हम सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे, इनमें से कुछ जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। अब उन ट्रांजिशन मेटल्स का ट्रांजिशन होना हम उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो डी सब शेल्स हैं दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं। जैसा कि बेटे हमारे पास कॉपर, अब कॉपर जो है वो 2 सूरतों में पाया जाता है। ये Cu+2 की सूरत में भी पाया जाता है, ये Cu+3 की सूरत में भी पाया जाता है। अब Cu+2 का मतलब क्यूप्रस और Cu+3 का मतलब क्यूप्रिक। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। इसी तरह आयरन, वो फेरस भी होता है, वो फेरिक भी होता है। अब बेटे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ये ट्रांजिशन मेटल जो हैं इनमें से कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि बहुत कम रिएक्टिव हैं, या हम उनको कह देते हैं वो इनर्ट मेटल्स हैं। अगर इनर्ट मेटल्स जो हैं उनको हम देखें तो उन पर एटमॉस्फेयर का भी बहुत कम असर होता है। उन पर आपके इर्द गिर्द की जो चेंजेस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं या सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स जो हैं, उनका असर जो है उनकी सतह पर बहुत कम होता है। इसीलिए वो मेटल जो हैं वो मुख्तलिफ हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें फिर 1 बाय 1 हमने यूजेस देखे, जैसे सिल्वर के, गोल्ड के, प्लैटिनम के, टाइटेनियम के। वो अब्दुल मोइद मिर्ज़ा जो था वो उसने बहुत अच्छा उसके मतलब ब्रीफ किया। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स जो हैं बेटे, ये अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो मेटल्स की निस्बत बहुत कम पाई जाती हैं। 3-4 ग्रुप जो हैं वो इनके पाए जाते हैं। तादाद इनकी मेटल्स और मेटलॉइड्स की निस्बत बहुत कम है, लेकिन अगर हम इनकी अहमियत देखें तो हम कह सकते हैं ओवर एग्जिस्टेंस ओज टू एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, कि हमारा वजूद नॉन मेटल्स के वजूद की वजह से मुमकिन है। अगर नॉन मेटल्स ना होती तो हम भी मौजूद ना होते। हमसे मुराद तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। मतलब लाइफ इज ड्यू टू नॉन मेटल्स। अब इसको हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं हमारे इस फिक्रे को? बेटे अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर देखें तो हमारा टोटल जो एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द मौजूद है दैट कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट की बात करें, 47% जो है आपकी ऑक्सीजन ही उसमें मौजूद है। मतलब ऑक्सीजन उस टोटल अर्थ क्रस्ट के बनाने में 47 पार्ट जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं रेस्ट ऑफ द 100% में से पाए जाते हैं। अब इसी तरह जब हम पानी देखते हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म के अंदर आपके पास 86% जो है वो ऑक्सीजन पाई जा रही। अब वही ऑक्सीजन जो है वो आबी मखलूक, आपके एक्वेटिक लाइफ जितनी है वो भी इस्तेमाल कर रही। अब अगर हम अपनी एटमॉस्फेयर देखें, ये जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा है उसके अंदर जो है वो 21% ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो हमारी नॉन मेटल्स हैं ये बॉडी पार्ट्स के तौर पर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर नॉन मेटल्स की सूरत में हमारे अंदर मौजूद हैं। हमारे अंदर भी, पौधों के अंदर भी। पौधे की जो स्ट्रक्चर है वुड पे मुश्तमिल,
वुड क्या है बेसिकली? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें कोई भी मेटल मौजूद नहीं। अब इन्हीं पौधों को हम खा के या बाकी हर्बीवोर्स खा के इसको फूड चेन में ले आए। अब ये पौधे से उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से जिंदा जानदार एनिमल जो हैं उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर उनमें शिफ्ट होगी। अब जिंदा जानदार जितने हैं वो भी सारे इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और ये सारे के सारे पॉलीमर हैं किसी न किसी हद तक अपने छोटे मॉलिक्यूल्स के। और उन छोटे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर हम देखें वो मुश्तमिल होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब ये जितने भी एलिमेंट्स के मैंने नाम लिए हैं ये भी तमाम के तमाम क्या है? नॉन मेटल्स हैं। मतलब हमारी बॉडीज जो हैं या जिंदा जानदारों की जो अजसाम हैं वो सारी की सारी किसकी बनी हुई हैं? नॉन मेटल्स की बनी हुई हैं। अब बेटे अगर ये हम खुराक ना खाएं हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं जिंदा रह सकते। अब उस खुराक के अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो दैट आर पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब मिनरल्स जो हैं वो भी आपके नॉन मेटल के बगैर नहीं बनते। आपके जितने ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो हैं एज आई हैव सेड अर्लियर कि ये भी छोटे मॉलिक्यूल के बड़े पॉलीमर्स हैं। और अगर उन छोटे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को हम देखें तो वो सारे के सारे नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल हैं। तमाम जिंदा जानदारों के अजसाम का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज वाटर। वो किस पर मुश्तमिल है? अब पानी जो है वो किन दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। अब हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। एक तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर। दूसरा यही जो वाटर है अगर हम देखें तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस के होने की वजह जितने भी रिएक्शंस हमने लाइफ को क्या कहा था? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस कि ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस का मजमूआ है। अब बेटे ये जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं ये ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हो सकते। इनके होने के लिए क्या चाहिए? एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए। सॉल्यूशन फॉर्म में चीज़ें तब्दील होंगी। मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी तो वाटर होगा, अगर वाटर होगा तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे, अगर बायोकेमिकल प्रोसेसेस होंगे तो लाइफ जो है वो मुमकिन है। अब बेटे नॉन मेटल जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में आप कह लो बर्निंग प्रोसेस जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बर्निंग का प्रोसेस जो है वो आप खुद से ज़रा जस्टिफाई कर लो कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारा खाना बर्निंग के बगैर मुमकिन है? खुराक हमारी तैयार हो सकती है बर्निंग के बगैर? अब ऑक्सीजन एक मेजर कंपोनेंट के तौर पर काम करती है जो कि बर्निंग में हिस्सा लेती है। अब उस वहीं पर इसका लिमिटिंग फैक्टर भी मौजूद होता है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज नाइट्रोजन, जो इस बर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर ऑक्सीजन की रेशियो ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की निस्बत तो बर्निंग का प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन की मिकदार उस खास लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो बर्निंग का प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस बर्निंग के साथ साथ हमारी जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो किस पर चलती हैं? पेट्रोल पे, केरोसिन ऑयल पे, डीजल पे, कोल पे। अब अगर यही मौजूद नहीं, कोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, तो बर्निंग का प्रोसेस होगा, ऑटोमोबाइल्स की मूवमेंट होगी? नहीं हो सकती। अब अगर हम फॉसल फ्यूल्स को देखें ये किन पर मुश्तमिल है? मेजर कंपोनेंट इनका कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इनमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब अगर हम पेट्रोल, फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल बेटे C8H18। अब ये वाले जो कंपोनेंट हैं ये पेट्रोल के हैं। अब इनमें मुझे ये बताओ कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है? अगर ये नॉन मेटल ना होती पेट्रोल होता? अगर पेट्रोल नहीं होता तो आपकी ऑटोमोबाइल्स मूवमेंट हो जाती? नहीं हो सकती थी। अच्छा, अब इनके अलावा जितने भी क्लॉथ, जितनी भी सूरतों में
खा वो नेचुरल फाइबर पर मुश्तमिल हैं खा वो सिंथेटिक फाइबर पर मुश्तमिल हैं। हम कहते हैं ना कपड़े सूती होते हैं और रेशमी होते हैं, ऐसे ही है ना। जो सूती कपड़ा है वो बेसिकली नेचुरल फाइबर पर मुश्तमिल होता है, वो कॉटन से बना होता है, कॉटन कपास से बना होता है। कपास क्या है? पौधा है, और पौधे के मतलब हम पहले देख चुके कि वो किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज का भी हम बैकअप देख चुके। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर है जो हम आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज के अंदर तैयार करते हैं और उससे हम फिर कपड़ा तैयार करते हैं, ये जो रेशमी कपड़ा जात होते हैं। अब बेटे अगर नॉन मेटल्स ना होती तो ये आपके नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर हो सकते थे। अगर ये नहीं होते हमारे कपड़े हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। अब बेटे इनका नेक्स्ट जो हमारी जिंदगी में सिग्निफिकेंस है, इस सारे वजूद के साथ साथ हम जब बीमार होते हैं हम कहते हैं जी मेडिसिन ले ली जाए, ऐसे ही है। फसलों को सुंडी पड़ गई, इंसेक्ट्स आ गए, तो हम क्या कहते हैं, इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे की जाएं, इनके ऊपर पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे की जाएं, इनके ऊपर फंजीसाइड्स जो हैं वो स्प्रे की जाएं। तो सर ये जो मेडिसिन्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, ये क्या हैं? ये भी नॉन मेटल्स के ही कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? नॉन मेटल्स के ही कंपाउंड हैं जो कि हमारी फसलों को बचाते हैं, फसलें बचती हैं, हम तक पहुंचती हैं, हमारे इस्तेमाल में आती हैं। अच्छा जी, फिर आपके घरों में जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, लकड़ी, चलो हमारे घरों में तो नुमाइशी तौर पे इस्तेमाल होती है ना, सजावट के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में तो घर बनते ही लकड़ी के, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर नॉन मेटल जो है इस्तेमाल हो रही हैं। जितनी भी प्लास्टिक की आपकी ये पीवीसी की, अब देख लो खुद से, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग में सारा प्लास्टिक, उनकी तारें जो है, उनकी इंसुलेशन जो है वो सारी प्लास्टिक की, आपका जितना सैनिटरी की ड्रेनेज, आपकी सैनिटरी की फिटिंग, वो सारी की सारी किसकी होती है? प्लास्टिक पर मुश्तमिल होती है। तो मतलब इस तरह से भी ये हमारी ज़िंदगी को आसान कर रही है। तो ये फ़िक्रा बेटे जस्टिफाई हो जाता है जब हम इस हद तक इनके यूजेस जो हैं वो नॉन मेटल्स के देख लेते हैं, और ये भी अभी चीदा हैं। अगर हम इन डिटेल इसको देखना चाहें तो ये मेरा ख्याल इससे 3 गुना ज़्यादा जो है इनके सिग्निफिकेंस बनती है नॉन मेटल्स की।